Assalamualaikum. Welcome to another episode of the Mother and Baby Health Program. बहुत खुशामदीद आप सब लोगों का। जो भी आपके सवाल हैं आज जरूर पूछिएगा। आज हम लोग लाइव हैं। आज हम बात करेंगे, डॉक्टर तानिया हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट, और वो बात करेंगी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि मिस आउट हो जाता है या उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता कभार। वो है कि अर्ली मेंटल हेल्थ इशू जो कि छोटे बच्चों को अफेक्ट कर सकते हैं। बहुत सी वजूहात और से बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के टॉपिक का वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है, किस तरह बच्चों को अफेक्ट करता है, और इसके बारे में मालूमात डॉक्टर तानिया बताएंगे। तो थैंक यू तानिया फॉर जॉइनिंग टुडे। आपने वाला एंड वेलकम अगेन टू अनदर एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर तानिया, तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि मेंटल हेल्थ इश्यू हमने बहुत सुना है कि बड़ों में होते हैं, टीनेजर्स में होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में, बेबी में 3 साल शुरू हो जाते हैं एज अर्ली एज ओल्ड। तो क्या वजूहात है, और कुछ ये बताएंगे कि कौन कौन से कॉमन डिसऑर्डर्स बच्चों को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में बताइए। जी नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। अच्छा, जो क्वेश्चन आपका है कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हमें नजर आते हैं, तो इसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स और इसमें एक होता है इंटरनलाइजिंग। जो एक्सटर्नलाइजिंग में देखते हैं बच्चों में आपको एग्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, ऑटिज्म, बेसिकली ज्यादा जो एक्सटर्नलाइजिंग फैक्टर्स हैं उसमें एग्रेशन है, ओवर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी है, और जो जिसमें आपके ADHD, अटेंशन डेफिसिट, OCD कहलाता है, ODD कहलाता है, और कॉन्डक्ट डिसऑर्डर कहलाता है। इंटरनलाइजिंग में आपके पास जो आते हैं उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और सोशल विड्रॉल। एंजाइटी पे फिर डिफरेंट फॉर्म, जैसे सेपरेशन एंजाइटी का हो गया, PTSD हो गया, तो उसमें फिर डिफरेंट आपको कैटेगरीज नजर आती हैं। जी सही। अच्छा, ये बताइए, तो ये आप कह रहे हैं कि ये कॉमन चीजें हैं, मुझे बताइए इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं जो ये बच्चों को अफेक्ट करती हैं। थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन भी करिएगा, थोड़ा सा ब्रीफली, कि ये कुछ जो डिसऑर्डर्स आपने डिस्क्राइब किए, जैसे एंजाइटी, ADHD, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके ऊपर डिस्क्राइब कर दीजिए। जरूर। जो एक्सटर्नलाइजिंग में जिसमें ADHD होता है उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम होता है अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी, यानी बच्चा जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है अगेन, और उसके अंदर इम्पल्स, यानी जो उसने करना है वो करना है, तो उसकी जो हाई एनर्जी है ना वो बाद दफा प्रॉब्लम बन जाती है, और उसके घर वाले या जो भी हैं उस चीज से परेशान हो जाते हैं। जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मामला है उसमें बच्चा अपने बाद दफा फेयर की वजह से, खौफ की वजह से अपने शेल में चला जाता है, तो वो ज्यादा बात नहीं करता, उसका खाना पीना अफेक्ट हो जाता है, उसका जैसे लोग एंग्जाइटी उसको होती है लोगों के दरमियान भी, तो वो बहुत रोएगा, बहुत चिड़चिड़ाएगा, घबराएगा, तो आपको एक फेयर का एलिमेंट नजर आता है। डिप्रेशन उन बच्चों में ज्यादा आपको नजर आता है। डिप्रेशन का एक जेनेटिक कंपोनेंट भी, और कभी कभार ऐसा होता है कि क्योंकि मदर डिप्रेस थी और वो अटेंड नहीं कर पाती, तो बच्चे के अंदर एक आपको नजर आएगा कि वो भी एक एलिमेंट है कि वो भी विड्रॉल है, मतलब वो अपने मुस्कुराएगा, खाना पीना उसका इफेक्ट होगा, उसकी नींद इफेक्ट होगी, तो ये सिम्टम्स। अच्छा, बच्चों में जो डिप्रेशन बड़ों से मुख्तलिफ होता है, बच्चों के डिप्रेशन में इरिटेबिलिटी ज्यादा होती है, वो चिड़चिड़ाते बहुत ज्यादा है, उनका नींद और उनका खाना पीना बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जी सही। अच्छा, आपने बात की एक्सटर्नलाइजिंग और इंटरनलाइजिंग फैक्टर की, तो इन क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा बताइएगा। एक्सटर्नलाइजिंग वो है सारे बिहेवियर्स हैं जो बाहर दूसरे जो थोड़े ज्यादा होते हैं बिहेवियर, जैसे एग्रेशन हो गया, कि मारपीट हो रही है, या वो बिहेवियर जो ज्यादा एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है इन अ नेगेटिव मैनर, ठीक है।
जो इंटरनलाइजिंग होते हैं कि अंदर आपकी अंदर की दुनिया कैसी है, वो कैसी इफेक्ट हो गई है। उसमें एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो इंसान को शायद बाहर से लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन जो इंसान खुद उसकी अंदर की दुनिया इफेक्ट हुई हुई है, वो घबरा रहा है, परेशान है, खौफ है, उसकी वजह से वो बहुत सारे काम नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया। आपने पूछा था कि ये क्यों होते हैं, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें एक जेनेटिक कंपोनेंट भी है कि बहुत सारे, जैसे डिप्रेशन है या इवन एंजाइटी है और एडीएचडी है, लर्निंग, बाद में हम लर्निंग डिसेबिलिटी वगैरह, इन सब का एक जेनेटिक रीजन भी है। लेकिन इसके साथ साथ आपका माहौल भी बहुत ज्यादा आपको मुतासर कर रहा है। तो जिन घरों में अब्यूज है किसी भी फॉर्म का, चाहे वो इमोशनल है चाहे वो फिजिकल है, तो वो बच्चों पे बहुत बुरी तरीके से असरअंदाज करता है। अगर मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई है तो वो भी जाहिर बात है बच्चे का स्ट्रेस बढ़ता है, उसके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी वजूहात हैं। अगर किसी घर में ड्रग अब्यूज है या अल्कोहल अब्यूज है तो ये सारे भी बच्चे के ऊपर उसका नेगेटिव असरात छोड़ते हैं। जी सही, ठीक है, हम इनको आगे जरूर डिस्कस करेंगे। मेरा दूसरा सवाल ये बताइएगा कि बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सी दफा वो इतना ज्यादा अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और बोल नहीं पाते कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो वो शो करते हैं, या अपने बिहेवियर से ऐसा क्या चेंज आता है जो माँ बाप को हेल्प करें आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इलनेस, उनको जो है तो वो तकलीफ हो रही है दिमागी। बिल्कुल। जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है चीज बच्चों का नींद और उनके ईटिंग पैटर्न्स। अगर आप बच्चा खा नहीं रहा या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहा है या बहुत रो रहा है तो क्लियरली शाइन है कि समथिंग इज नॉट राइट। दूसरी चीज जो बच्चों में वही कि वो बहुत अच्छा, जो बेसिकली सोशल एंजाइटी है या वो, ये भी इंसान पिकअप भी करता है, बहुत सारे फियर्स अपनी फैमिली से, अपने माँ बाप से पिक करता है। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज्यादा खौफजदा हो रहा है किसी इंसान के इर्द गिर्द या किसी एनवायरनमेंट में या अंधेरे से उसको बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा है, तो ये सारी टेलिंग साइंस हैं कि ये कोई चीज है जो बच्चे को बॉदर कर रही है। अगर वो मुसलसल रो रहा है, मुसलसल चिड़चिड़ा रहा है, कोई चीज किसी चीज में उसका ध्यान नहीं लग रहा, वो बार बार उकता रहा है, तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप ऐसे जाने नहीं देते। कुछ साइंस आपको बहुत अर्ली पिक कर लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं जॉइंट अटेंशन, यानी अगर एक बच्चा की अटेंशन के माँ बाप नहीं ले पा रहे तो वो भी एक टेलिंग साइन होता है एक बड़े डिसऑर्डर का, जिसे हम ऑटिज्म भी कहते हैं। जी अच्छा, कुछ जो घरेलू मसले होते हैं वो चलते रहते हैं, जैसे आपने बताया कि माँ बाप अगर डिस्टर्ब्ड हैं या लड़ाई है या कम्युनिकेशन गैप है, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं कि बच्चे जो हैं मेंटल हेल्थ इलनेस का शिकार हो इतनी जल्दी, और कौन कौन से फैक्टर्स आपको लगता है इसमें जो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं? बच्चों को जो सबसे ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि छोटे बच्चे स्पेशली जो ह्यूमन चाइल्ड है वो बहुत डिपेंडेंट होता है ना, वो अपनी खुद से जरूरियात पूरी हासिल नहीं कर सकता, तो उसको उसकी सेफ्टी, उसकी वार्मथ और उसकी जो केयर है उसको अपने माँ बाप पे ही डिपेंड करना होता है। यूजुअली उसकी माँ या कोई जो एडल्ट उसकी केयर गिवर कहलाता है, जो उसके एनवायरमेंट में होता है, वो उसकी नीड्स पूरी कर रहा होता है। अगर बच्चे की ये नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो उसके अंदर जाहिर बात है कि इनसिक्योरिटी आ जाती है, उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूंगी, वो खुद से पूरी नहीं कर सकता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जब आप पेरेंट बने तो उनके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो, वो फिजिकली और मेंटली अपनी इस रोल को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हो, ताकि वो अपने बच्चे को अटेंड कर सकेंगे। उसके सबसे ज्यादा क्रूशियल ईयर्स होते हैं। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट या एरिक्सन बात करते हैं कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, कि इन जो सबसे पहली जिंदगी का 0 to 2 ईयर्स में जो चीज डेवलप हो रही है वो ट्रस्ट होता है। अगर उसको वो नहीं मिलता तो उसकी सारी जिंदगी में इस चीज की कमी रह जाती है। जी अच्छा, इतनी छोटी उम्र में जब बच्चा का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो आपको लगता है कि वो ये अगर जैसे माँ बाप डिस्टर्ब हैं, या कह सकते हैं कि अगर कोई सिंगल पेरेंट संभाल रहा हो इतने छोटे बच्चे को, तो ऑब्वियसली अटेंशन वगैरह में मसला होता है, पूरी तरीके से उसको नशोनुमा शायद नहीं मिल पाती है। तो आपको लगता है कि 0 to 2 ईयर्स की एज में जो डेवलप हो रहा हो ब्रेन और बहुत से साइंस नहीं पकड़ पाता, तो बच्चा जो है इन चीजों को ग्रास्प करके अफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल। बच्चा अपने एनवायरनमेंट से ही सब कुछ पिक कर रहा होता है ना, वो जैसे थोड़े बहुत उसके ब्रेन के कनेक्शंस बने होते हैं जब वो पैदा होता है, लेकिन बहुत सारे कनेक्शंस उसके बाद बनते हैं। जिस तरह से उसको तवज्जो मिलती है, जिस तरह से उससे बातचीत होती है,
जिस तरह से उसको अटेंड किया जाता है, जितना इनका एनवायरनमेंट स्टिमुलेट किया जाता है, जो उसको खाना खिलाया जाता है, ये सारा उसको इम्पैक्ट करता है। तो अगर एक पेरेंटिंग इंटेलिजेंटली होगी नहीं, जिसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा और उसके एनवायरनमेंट को सेफ किया जाएगा कि वो चोटें ना लगे उसको, किसी तरीके से उसको कोई हार्म ना हो, तो वो बेहतर उसकी नशोनुमा होगी। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर पेरेंट या दोनों माँ बाप, सिंगल पेरेंट या दोनों माँ बाप ही डिप्रेशन के थ्रू गुजर रहे हो या दूसरे मसाइल के थ्रू गुजर रहे हो, जब उनके पास एक छोटा बच्चा हो, तो वो जो है आपने कहा कि नशोनुमा नहीं मिलती, अटेंशन नहीं मिलती, उसके अलावा बच्चे में फिजिकली किस तरह शो हो पाता है कि वो मेंटल हेल्थ इलनेस के थ्रू गुजर रहा है? क्योंकि देखिए दिमागी चीजें बहुत से लोग नहीं पकड़ पाते, माँ बाप भी नहीं पकड़ पाते, डॉक्टर भी पकड़ पाते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर के पास नहीं जा रहा तो फिजिकल साइंस बॉडी में ऐसे क्या शो होते हैं कि पता चलता है कि इसको दिमागी बीमारी बच्चा इसके थ्रू गुजर रहा है? डिप्रेशन जो है उसको अपने जो सिम्टम्स थोड़े बहुत उसके जो नजर आते हैं वो फिजिकल कंप्लेंट्स के थ्रू भी आती हैं। अगर कोई बच्चा बार बार कह रहा है, और इवन एंजाइटी कि मेरे पेट में दर्द है या मेरे जिस्म में दर्द है या मेरे सर में दर्द है, या वो आपको नजर आ रहा है कि वो मिलना नहीं चाह रहा, वो अपने शेल में रो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, उसका खाना पीना अफेक्टेड है, ये सारे साइंस हैं जो शो करता है कि ये बच्चा एक नॉर्मल हेल्दी एनवायरमेंट नहीं एंजॉय कर रहा है या उसकी अपनी इंटरनल हालात सही नहीं है। तो जाहिर बात है क्योंकि वो बोल नहीं सकता, तो इस वजह से जो भी उसका केयर गिवर है, जो भी उसके एनवायरनमेंट में, उसी को उसको अटेंड करना और उसको विजिलेंट होना है कि ये बच्चा जो है अपसेट है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी होती है कि बच्चों के टेम्परामेंट्स भी होते हैं। कुछ 3 टेम्परामेंट्स होते हैं, एक बच्चे में इजी, डिफिकल्ट और स्लो टू वार्म अप। तो ये जेनेटिकली दे बॉर्न लाइक दैट। तो जो बच्चे थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, वो मतलब सोते भी मुश्किल से हैं, वो खाते पीने में भी तंग करते हैं, उनके साथ भी थोड़ा सा माँ बाप का ज्यादा मुश्किल रहता है। तो वो अपने टेम्परामेंट की वजह से, जरूरी नहीं कि वो डिप्रेशन हो, उसका टेम्परामेंट ऐसा है, तो ये भी पहचानना जरूरी है कि ये टेम्परामेंट की वजह से मुझे मुश्किल हो रही है। और क्योंकि यूजली फर्स्ट बेबी में माँ बाप इतने उनको अवेयर नहीं होते ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें बेहतर है किसी डॉक्टर से या किसी काउंसलर से राब्ता रखें ताकि आपको पता चले कि नॉर्मल डेवलपमेंट ठीक है। अच्छा डॉक्टर तानिया, एक हमारी यूजर है, उनका सवाल आया है हमारे पास। वो कहती है कि मेरा एक क्वेश्चन है, वेट से रिलेटेड है। वो कहती है मेरा बेटा जो है बहुत एक्टिव है, सही खाता है, बट वो फिर भी अंडरवेट है, उसको एक एलर्जी प्रॉब्लम भी है। तो क्या वही एक उसका रीजन है अंडरवेट होने का? इस पे ये थोड़ा कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप फिर भी इस पे बता दें कि आपकी क्या रिकमेंडेशन है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि क्यों अंडरवेट है। यस, एलर्जी कैन बी अ रिएक्शन, क्योंकि ये बात बच्चे इस वजह से वेट पुट ऑन नहीं कर रहे होते हैं। फिर कुछ कुछ ऐसी देखी गई, जैसे मेरास्मस एक बीमारी है जिसमें आपके मसल्स वेस्ट अवे करते हैं, लेकिन वो बच्चा फिर बहुत ज्यादा थिन होता है। यूजुअली देखा गया, BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, तो उसमें हाइट वेट का रेशो दिया जाता है। डेवलपमेंटल एज के पूरे चार्ट मौजूद होते हैं जिसमें आपको पता होता है कि कौन सा लेवल में आपका और किस वेट के साथ क्या वेट होना चाहिए। जो जब शुरू में बच्चे को आप डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं, यूजुअली उसको रेफर कर रहे होते हैं, वो हेड सर्कमफ्रेंस भी लेते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जिन बच्चों के फर्स्ट 2 इयर्स में सर बहुत बड़े होते हैं, वो भी एक टेलिंग साइन होता है एक डिसऑर्डर का। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें जो है ना, आपको डॉक्टर के साथ कांस्टेंट रब्ता रखना चाहिए। वो आपको कोच एंड गाइड करेंगे कि क्या कि वाकई बड़ा प्रॉब्लम है या इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग, इट्स नॉर्मल। सही। आई होप ना आपको अपना जवाब सेटिस्फैक्ट्री में क्या हो। प्लीज हो सके तो इसी प्रेजेंटेशन को भी जरूर दिखाइएगा। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पेरेंट्स इसमें अगर पता है, अगर आइडेंटिफाई हो गया है कि उनका बच्चा एक दिमागी बीमारी से या से गुजर रहा है, डिस्टर्ब है, तो इस सिलसिले में पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं उनकी मदद करने में? सबसे पहले तो जो पेरेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, उसे खुद पता होना चाहिए कि वाकई ये कोई प्रॉब्लम है। तो जितने पेरेंट्स अवेयर होंगे ना, वो इस चीज को पहचान पाएंगे। तो मेरे ख्याल में जैसे ही आप फैमिली वे में जानना शुरू करें, तो स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट, ताकि आपको पता चल जाए नॉर्मल क्या होता है और नॉर्मल टिपिकल और अटिपिकल क्या होता है, दोनों चीजों का फर्क मैं पता कर सकें। दूसरी चीज ये कि जो इम्पोर्टेंट आपको जो हेल्प करेगा चीज, वो ये करेगा कि आप
किसी भी डॉक्टर से, जो जाहिर बात है जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो आप राब्ते में रहते हैं, तो जब वो चेकअप होता है उसके से आपको काफी आइडिया हो जाता है कि ये डेवलपमेंट सही जा रही है कि नहीं जा रही। ओवर वरी करना भी कोई इतना हेल्पफुल नहीं होता है, इसलिए क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा ओवर वॉचफुल पेरेंटिंग वो भी बच्चे के लिए स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो अब हाँ, बैलेंस क्रिएट करें और ये देखें कि कोई चीज ऐसी जो आपको डिफरेंट लग रही है, अनयूजुअल लग रही है, तो उस चीज को आप जरूर या तो रीड अप करें या किसी के साथ राब्ता रखें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कुछ बच्चे जो है जो दिमागी बीमारी का शिकार हो जाते हैं बहुत ही कम उम्र में, क्या आपको लगता है इसमें जो पेरेंट और बच्चे की जो बॉन्डिंग होती है वो अफेक्ट होती है? बिल्कुल, रिसर्चेस शो करती हैं कि जो डिप्रेस्ड मदर्स होती हैं या जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बहुत कॉमन डिप्रेशन देखा गया है, इसके अलावा भी डिफरेंट फॉर्म्स किसी, तो वो अपने बच्चों से उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाती, या किसी मदर को स्किज़ोफ्रेनिया या कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो ज़ाहिर बात है उस तरह से एंगेज नहीं होगी अपने बच्चे के साथ, और ये उसके बहुत क्रूशियल ईयर्स होते हैं। लेकिन हाउएवर द गुड थिंग इज कि अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई एक ऐसा है एडल्ट जो आपके बच्चे की नींद अटेंड कर रहा है, और कभी कभार मदर अगर नहीं है, एब्सेंट है, लेकिन दादी है मौजूद, नानी है, कोई और बड़ा है, फादर है, तो फिर वो बच्चे की नशोनुमा ठीक भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि, लेकिन जितनी जल्दी मदर अटेंड, जो प्रॉब्लम को अटेंड कर लिया जाएगा उतना जल्दी इससे उससे निकल लिया जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मैं नवीन बार बार कहना चाहूंगी कि ये चीज की जो अवेयरनेस है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है ना, आप उसको अटेंड कर लेंगे, आप उससे निकल जाएंगे, उसे स्टिग्मा की तरह ट्रीट मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि इसकी आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक और मैं ये कहना चाहूंगी कि अब मेरा जो ये सवाल है वो है, हम ऑटिज्म पे आ जाते हैं। ऑटिज्म क्या है, सबसे पहले ये बताइएगा। ऑटिज्म में आपको दो ब्रॉड सिम्टम्स अगर देखें तो वो ये नजर आते हैं कि एक तो सोशल कम्युनिकेशन या जो भी सोशल इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वो मिसिंग होते हैं। उन बच्चों की बॉडी लैंग्वेज, चाहे उनके आई कांटेक्ट, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस डिफरेंट होते हैं देन टिपिकल चिल्ड्रन। दूसरी चीज उनकी जो है, उनके अंदर आपको मोटर मूवमेंट्स थोड़ी सी जैसे कहते हैं स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट्स के, वो अपने उनके सेल्फ सूदिंग बिहेवियर होते हैं, वो हाथ फ्लैप करते रहेंगे, कोई ऐसा अनयूजुअल मोटर मूवमेंट होगी जो आपकी अटेंशन एकदम से ले लेगी, क्योंकि वो उनको उस चीज पे कंट्रोल नहीं होता कि उन्हें कोई चीज डिस्टर्ब करती है या उनको कोई ऐसी लगती है, तो वो अनयूजुअल मोटर मूवमेंट्स करते हैं। तो ये दो उनके मेजर सिम्टम्स देखे थे। आपका क्या मतलब है? यानी हाथ पैर का अलग अलग तरीके से, हैंड फ्लैपिंग, कुछ कुछ इस तरह से, कोई ऐसी चीज जो आपकी जो बेसिक, और एक और चीज कम्युनिकेशन, यानी जिसमें सोशल कम्युनिकेशन भी हो गया और इवन वर्बल कम्युनिकेशन वो लैक होता है, या वो फिर बोलते हैं तो जैसे एक होल एरिया कहलाता है कि जैसे वही वर्ड, जैसे एक जुमले को बार बार वही बोले जा रहे हैं, पैरेटिंग भी कहलाती है। या फिर जैसे अगर आप उनसे पूछेंगे तुम कैसे हो, तो वो जवाब देंगे तुम ठीक हो, ये तुम कैसे हो, है ना, तो वही चीज प्रोनाउन रिवर्सल कहलाता है। जी सही। अच्छा, मुझे बताइएगा इसकी क्या वजूहात हैं कि बच्चों में ऑटिज्म जो है पाया जाता है, क्या इसके कॉजेज हैं? ऑटिज्म के बहुत सारे अभी एक्सप्लोर हो रहे हैं। इट्स अ मेंटल, बेसिकली आपका जो ब्रेन है उसकी वायरिंग अलग तरीके से हुई हुई होती है, तो इट इज ऑल्सो जेनेटिक। तो इसके अभी एग्जैक्टली एक यू कांट पुट योर फिंगर की इस चीज की वजह से होता है, लेकिन इसके बहुत सारी वजूहात देखी गई हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इट रन्स इन फैमिलीज अगेन, कुछ लोगों का ख्याल है कि इस वजह से हो रहा है कि कुछ वैक्सीनेशन के भी असरात देखे हैं, जैसे MMR का इंटरफेरेंस देखा गया है कहीं। इस पे डिफरेंट रिसर्चेस हैं। हाउएवर जो क्लियर है वो ये कि यू लिव विद ऑटिज्म, मतलब बेसिकली वो ब्रेन की वायरिंग अलग अलग तरीके से हुई भी होती है, जिसकी वजह से वो बच्चे दुनिया को रिसीव अलग तरीके से करते हैं। तो उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वो लैक करते हैं, वो उस तरह से कांटेक्ट नहीं करते जैसे आम बच्चे हंसते मुस्कुराते या आई कांटेक्ट करते हैं, वैसे नहीं करते। सही। अच्छा, हमारे एक यूजर का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि प्लीज हमें कुछ टिप्स दें ऑटिस्टिक बच्चों को हैंडल करने में जो बिहेवियरल इश्यूज जाहिर करते हैं, जैसे कि गुस्सा और बात ना मानना। अच्छा, ऑटिज्म को पे बहुत रिसर्च हो रही है और बहुत काम इस पे हो रहा है। आइवन लोवेस, और मैं कहूंगी कि जो जिसको बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं ना, वो कुछ फिल्में भी देखी हैं। एक बड़ी मशहूर फिल्म है रेन मैन,
और अगर एक मिस माय नेम इज खान, इस तरह की डिफरेंट फिल्में हैं जो बेसिकली आपको उसके बारे में ज्यादा आइडियाज होंगे कि किस तरह से इसको एक थिंकिंग इन पिक्चर्स, ये वाली भी बड़ी अच्छी पिक्चर, ये इस तरह से ना आपको आइडिया होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें बिहेवियर थेरेपी सबसे इफेक्टिव होती है इन बच्चों के साथ। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसमें हम करते हैं क्या है कि उस बच्चे को ट्रेन करते हैं कि तुमने कौन से बिहेवियर्स करने हैं, जो हमें उनके अंदर से अच्छे पॉजिटिव बिहेवियर चाहिए होते हैं उसको हम रीइंफोर्स करते हैं, इसको रिवॉर्ड करते हैं ताकि वो बिहेवियर उनके अंदर रहे। और जो नेगेटिव बिहेवियर हैं जैसे सेल्फ हार्मिंग, क्या वो अपना सर मारते हैं कई दफा दीवार से, अपने आप को बाइट करते हैं, या कोई इस तरह के सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स कहलाते हैं जिससे अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको हम डिस्करेज करते हैं। तो उसके डिस्करेज करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। तो उस तरह से, और ये बाकायदा इवन जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके पेरेंट्स को कोच करते हैं, टीच करते हैं कि किस तरह से आप ये अपने घर के एनवायरनमेंट में करें ताकि आपके बच्चे वो पॉजिटिव बिहेवियर्स करें और नेगेटिव बिहेवियर से दूर हो जाए। सही। मुझे बताइएगा कि कितना पहले, मतलब कितना अर्ली जो है ऑटिज्म डेवलप हो जाता है बेबीज में, किस उम्र में जो है डायग्नोज हो सकता है, या कितना अर्ली जो है अफेक्ट करता है बच्चों को ऑटिज्म? ऑटिज्म बहुत अर्ली एज 6 months में भी आप बेसिकली वी कैन फाइंड ऑटिज्म। उसकी वजह ये कि इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो देखी जाती हैं। एक होता है आई कांटेक्ट। तो अगर आई कांटेक्ट बच्चे का मिसिंग होता है, और ज्वाइंट अटेंशन कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको जाहिर बात है माँ बाप इंगेज करते हैं, तो अगर वो इंगेज कर रहे होते हैं और बच्चा उनकी तरफ अटेंड नहीं कर रहा होता तो ये बहुत बड़ा टेलिंग साइन है। ऑटिज्म ये भी देखा गया है कि जो इनके फर्स्ट 2 years में इनका जो ब्रेन होता है वो आम टिपिकल बच्चों से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। तो इनके बहुत ज्यादा न्यूरल कनेक्शन बहुत तेजी से बनते हैं और उसके बाद फिर उस स्पीड से नहीं कनेक्ट करते, तो उनका ब्रेन उसके बाद जैसे सॉर्ट ऑफ उधर ही हो जाता है। तो एक टेलिंग साइन उनका ज्यादा बड़ा ब्रेन, मतलब ज्यादा हेड साइज बड़ा होना, और दूसरा उनके अंदर ज्वाइंट अटेंशन नहीं होता, यानी वो अगर जैसे आप उनको चुटकी बजाएं और उस तरफ पॉइंट करें तो वो उधर आपको फॉलो थ्रू नहीं करेंगे, वो यूजुअली आईज की तरफ नहीं देखते, वो आपके माउथ की तरफ देखते हैं। तो कुछ चीजें आप बहुत अर्ली आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और एक प्रॉपर डायग्नोसिस आपको 2 साल के बाद ही मिलता है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, देखिए पाकिस्तान में एक तो रिसर्च कम होती है ऑटिज्म में, तो और ज्यादातर मेरे ख्याल से डायग्नोज करने में भी मुश्किल होती है, तो कितना होता है ये यहाँ पर ऑटिज्म की जगह कोई और चीज जो है डायग्नोज कर दे, मतलब मिस डायग्नोज कर दें बच्चों को, ये आपने कितना देखा है? और कितने इसके चांसेस होते हैं कि ऑटिज्म के बजाय कोई और का नाम देके बच्चे को मिस डायग्नोज किया जाए? पता है नवीन, एक्चुअली ADHD वाकई मिसडायग्नोज होता है, जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव। ऑटिज्म काफी हद तक सही डायग्नोज होता है क्योंकि ऑटिज्म की बहुत ही टिपिकल साइंस है। ऑटिज्म आप मिस नहीं कर सकते, यू कैन कहीं भी आप बता सकते हैं, जिसको भी थोड़ा बहुत ऑटिज्म के बारे में पता है जो डायग्नोसिस कर रहा है उसको फौरन से बता सकता है कि बच्चे के अंदर ऑटिस्टिक टेंडेंसीज हैं। हाउएवर ऑटिज्म एक पूरा स्पेक्ट्रम है, सारा हर बच्चा एक जैसा नहीं होगा। तो आपको वही वाली बात है कि कुछ किसी में आपको इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के साथ मिलेगा, यानी उसका IQ कम होगा, और किसी में आपको निस्बतन ऑन द ब्राइटर साइड मिलेगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी। लेकिन उनके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो उनको सबसे जुदा कर देते हैं, वो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होते, आप यू कैन ऑलवेज टेल कि ऑटिस्टिक चाइल्ड है। ठीक है। अच्छा, क्या ये एज अर्ली एज 3 years old के बच्चे में डायग्नोज हो सकता है? क्योंकि फैक्ट हम अगर पढ़ते हैं तो कुछ होता है कि कुछ लड़के लड़कियां 14 साल 15 साल की उम्र तक जो है डायग्नोज नहीं हो पाते, तो ये इसमें कितना सच है? ये बिल्कुल सच था, लेकिन ये पहले जब लोगों के को इतनी अवेयरनेस नहीं थी ऑटिज्म के बारे में, लेकिन अब क्योंकि इवन पाकिस्तान में जो आपके मेंटल हेल्थ क्लिनिशियंस हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं या जो भी इनके सिलसिले में काम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी अवेयरनेस है, तो अब बहुत जल्दी डायग्नोज हो रहा है। अब 2 साल के बच्चे भी डायग्नोज हो रहे हैं, और वही वाली बात है कि इसमें ये रोल आता है पेरेंट का कि वो कितनी जल्दी पकड़ लेता है कि मेरा बच्चा कुछ चीज जो है वो टिपिकल बच्चों की तरह नहीं कर रहा, और वो जाके डिस्कस करता है। तो द मोमेंट इट इज, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी नवीन कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना वो क्रिटिकल विंडो है, इसकी बहुत थोड़ा सा टाइम है जिसमें हम लैंग्वेज सीखते हैं। तो अगर आपने शुरू के 5-7 साल जाया कर दिए ना तो आपने बहुत ही मेजर विंडो अपनी जाया कर दी, तो वो फिर लैंग्वेज सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी
और उसी में मेरे ख्याल से पेरेंट्स को पता चल जाना चाहिए, आइडेंटिफाई कर जाना चाहिए कि इसमें ऑटिस्टिक एबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, मुझे बताइएगा कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए अगर आपको लग रहा हो कि मेरे बच्चे में ऑटिज्म के जो है सिम्टम्स हैं, डॉक्टर के पास कब जाए? अच्छा, क्योंकि पेरेंट्स जो रास्ते में होते हैं वो अपने पीडियाट्रिशियन से होते हैं ना, लेकिन पीडियाट्रिशियन आपको ये जरूर बता सकता है कि हाँ इसका ये चीज आपको कंसल्ट, तो आपको मेजर गाइड कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो सारे डायग्नोसिस आते हैं ना कि इसको ऑटिज्म है, एडीएचडी है, या इसको कोई और एंजाइटी डिप्रेशन है, या एक साइकोलॉजिस्ट ही करता है, ये बेसिकली साइकेट्रिस्ट करता है, ये आम जनरल फिजिशियंस नहीं करते। और हाँ, वो आपको गाइड कर सकते हैं, और आपको ऐसे साइंस लग रहे हैं तो पेरेंट्स खुद भी अवेयर हो, उसके बारे में पढ़ें, और बहुत सारी चीज आपको नेट पे, लेकिन खुद से डायग्नोसिस चीज मत कीजिएगा, क्योंकि वो काम एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट का काम है डायग्नोसिस देना। सही, सही। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ऑटिस्टिक बच्चों की तादाद आपको लगता है कि कम है या उतनी ही है और हम जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते? अच्छा, मैं आपको वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स भी बता देती हूँ, क्योंकि जो ऑटिज्म इज वन इन, आई थिंक पूरी दुनिया में ये इसी तरह से है। मैं एक सेकेंड, आप, मैंने कहीं स्टैटिस्टिक्स उसकी लिखी हुई है, तो मैं आपको जी ये जी। कि पाकिस्तान में भी अच्छी खासी ज्यादा है, क्योंकि मैं तो जहाँ पे काम करती हूँ तो वहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा केसेस आते हैं ऑटिज्म के, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो क्या कहते हैं, 1 in every 110 चिल्ड्रन, यानी 110 बच्चे में एक बच्चा ऑटिस्टिक होगा। यूजुअली इसमें कहते हैं कि ज्यादा एविडेंट होता है इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ, मतलब 2-3 महीने में आपको ट्रेंड नजर आना शुरू हो जाते हैं। और लड़कों में ये 4 टाइम्स ज्यादा है अगेंस्ट लड़कियां। और इसमें एक और चीज है कि इसका जो है ज्यादा इसका अब डायग्नोसिस कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले में अब ज्यादा बढ़ गया है, अब मतलब ज्यादा नजर आ रहा है, और ये सारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, यानी आप ये नहीं कहेंगे कि गरीबों में ज्यादा आपको नजर आएगा, अमीरों में, इसमें आपको अराउंड सब हर किसी में नजर आएगा, किसी भी एथनिसिटी में, किसी भी रेशियल ग्रुप में आपको ऑटिज्म नजर आ जाता है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ इसमें इसका जो है ट्रेंड, ये नहीं कह सकते कि इधर ज्यादा होगा उधर ज्यादा होगा, इट इज एवरीवेयर, 1 in 110। अच्छा, मतलब इसमें माहौलियाती जो फैक्टर्स हैं वो इतने मैटर नहीं करते हैं? इसमें अच्छा 2-3 चीजें जिसपे लोग अभी रिसर्चेस हो रही हैं, देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसमें गट फ्लोरा, यानी जो आपके जो आप खाते हैं ना, उसके भी इम्पैक्ट देख रहे हैं ऑन ब्रेन। तो वो भी एक अभी इसमें बहुत रिसर्च जारी है, तो हतमी अभी कोई बात कही नहीं जा सकती कि क्यों ठीक। होता है, लेकिन हाँ ये देखा गया है कि ये कहीं ना कहीं ब्रेन डेवलपमेंट इसकी डिफरेंट, एक चाइल्ड विद ऑटिज्म का ब्रेन अलग तरीके से होता है एज अगेंस्ट अ टिपिकल चाइल्ड, ये बिल्कुल है। तो उसकी क्या क्या वजूहत हैं, जो बहुत सारी हैं, जिस पे अभी मजीद रिसर्च हो रही है। सही। तो देखिए, क्योंकि बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं वो स्कूल भी जाएंगे, वो अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजार सकते हैं, गुजारेंगे। बताइएगा कि माँ बाप स्पेशली जो है इसमें उनकी कितनी मदद कर सकते हैं कि वो एक जिंदगी गुजार सकें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअली सबसे ज्यादा जो हमारा जो रोल होता है वो यही होता है कि अब हम क्या करें, अगर हो भी गया, डायग्नोसिस हो गया, अब क्या करें। अच्छा, सही। इसमें फिर नंबर 1 जो आता है वो, अगर आपको अवेयर हो गए तो आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट हेल्प इमीडिएटली, क्योंकि इंसान को खुद नहीं पता होता कि इसे कैसे लेकर चल रहे हैं। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो ऑटिज्म के साथ डील कर रहे होते हैं, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे कि आपको ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी। जो बच्चे जिनके साथ ऑटिज्म होते हैं उनके ये मामला भी होते हैं कि उन्हें वो कुछ चीजों से बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत ही वो उस चीज पे बहुत भड़क जाते हैं, तो उनके लिए जैसे साउंड कुछ कलर्स भी उनको एग्रीवेट कर सकते हैं। अच्छा, तो वो किस तरह से उसको डील करना है। दूसरी बात ये कि वो इंस्ट्रक्शंस को इतना अच्छा फॉलो नहीं करते, वो विजुअल स्केड्यूल्स, यानी जो चीज उनको नजर आती है ना, उस चीज को फॉलो करते हैं। उनके लिए इंस्ट्रक्शंस आपको ब्रीफ रखनी होती है, बहुत लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। उनको बेहतर होता है कि उनके लिए एक टाइम टेबल सेट कर दिया जाए, और उस टाइम टेबल को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि ये करना है, फिर ये करना है। और देखा गया कि प्रॉब्लम ही जहां आता है कि अगर उनका वो टाइम टेबल जरा हिलता है ना, जैसे, तो वो चीज उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा जैसे वो जैसे कहते हैं ना कि उसमें वो आपको सबसे ज्यादा तंग करेंगे, सबसे ज्यादा अपसेट हो जाएंगे, चीजें फेंकेंगे, इवन अपने आप को भी
तो क्योंकि उनसे वो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस उनकी नहीं होती। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि उनकी मैनेजमेंट कैसी की जाए, इसके बारे में आप पढ़ें भी, लेकिन आप किसी एक जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है उससे आप पूरी गाइडेंस लें और उसके बाद उसको फॉलो करें। ऑटिज्म में चाहे थेरेपिस्ट के पास भी गए, लेकिन थेरेपिस्ट हमेशा पेरेंट्स को एंगेज करते हैं, क्योंकि अगर वो घर का एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा ना, तो फिर नवीन वो बच्चा ज्यादा गेन नहीं कर सकता, वो फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें पेरेंट्स अपने को एजुकेट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल कहा आपने, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की एजुकेशन बहुत जरूरी है। मुझे ये बताइएगा कि ऑटिस्टिक बच्चों की डाइट डिफरेंट तो नहीं होती नॉर्मल बच्चों से? इसमें बहुत रिसर्च हो रही है और इसमें ये क्लियरली देखा गया है कि जैसे जो बेसिकली बहुत सारी चीजें जो कामिंग इफेक्ट करती है ना, तो वो जैसे सीलियाक डिजीज में पूरा डाइट चेंज हो जाता है, जिसमें वीट ऑफ कर दिया जाता है, तो उनको खास उनकी डाइट होती है, वो दैट हेल्प्स उनको काम डाउन करती है। इसमें बहुत सारे लोगों ने देखा है कि जब उनकी डाइट को बेहतर कर दिया, ऑर्गेनिक फूड ज्यादा दिया गया, तो उनके जो बिहेवियर्स थे जिसमें वो एग्रेशन था वो कम हो गया। तो ये हेल्प होता है। एक नमचक प्रोटोकॉल चलाती है, उसमें उन्होंने वो बहुत गाइड करते हैं कि किस तरह से खाना बच्चों को खिलाना चाहिए। वो अगर किसी पेरेंट के पास एक चाइल्ड विद ऑटिज्म है तो उसको कंसल्ट कर सकते हैं। अमेरिकन है पूरे होल प्रोटोकॉल के क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, उससे हेल्प करता है। जी ये लेकिन डॉक्टर के पास जाके ही पता चलेगा कि किसी डाइट जो मुफीद है और कौन सी ऐसी चीजें जिससे आ रहा है। इसमें नवीन हमारी जी अच्छा, हाँ, हमारी एक यूजर है, उनका सवाल है कि मेरा बेटा 3 साल का हो गया है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है क्लियर, और वो कुछ सॉलिड भी नहीं खाता है, तो सिर्फ काउ मिल्क पे है। कोई आप इसके बारे में क्या रिकमेंड करेंगी? तो आइडियली आप स्पीच थेरेपिस्ट को पहले दिखाइए, आप देखिए, ताकि आपको उसका पूरा वो मुआयना करें कि क्या रीजन है। ठीक है, तो बच्चा नहीं बोलता, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो अच्छा, आपके एंड पे क्या आप इंटरैक्ट करती हैं, आप बात करती हैं उससे, आप उसको एंगेज करती हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, किस तरह से होता है, ये सारी चीजें काउंट करती हैं। और इसके साथ साथ स्पीच थेरेपिस्ट गाइड करेगा कि कोई ऐसा इशू तो नहीं है अंदर जिसकी वजह से बच्चा नहीं बोल पा रहा, और फिर नेक्स्ट वेरी बात उसके नेक्स्ट स्टेप पे फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। सही। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि स्कूल्स जो हैं किस तरह हेल्प कर सकते हैं उन बच्चों की, अगर जब वो 3 इयर्स 4 इयर्स में एडमिशन लेते हैं, तो एक तो अगर वो मेंटली अफेक्टेड हैं, उन बच्चों को टीचर्स और स्कूल्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, और जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनकी कैसे मदद हो सकती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ऑटिज्म के क्योंकि उनके लैंग्वेज इशू होता है, उनका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, तो उनके साथ टीचर्स बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एंगेज करती हैं। उनको उस तरह से इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती जैसे टिपिकल बच्चों को दी जाती है। उन टीचर्स के लिए बड़ा जरूरी है जानना कि आप ऐसे बच्चों के साथ डील कैसे करें। विजुअल स्केड्यूल्स कहलाते हैं, जिसमें पूरा उनका रूटीन जो है वो सॉर्ट ऑफ कहीं सामने उनके होता है, तो उन्हें आइडिया होता है कि ये हमें फर्स्ट स्टेप ये करना है, फिर ये। तो जितना ज्यादा क्लियरली इंस्ट्रक्शन उनको दी जाती है उतना हेल्प करता है। उनके जो बिहेवियर्स टीचर्स को चाहिए होते हैं कि वो इंकरेज करें, उनकी स्किल्स देखकर उनके जो पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं उनको रीइंफोर्स करें, यानी किसी फॉर्म ऑफ आप उनको पैट किया, या उनको बाल बच्चे ऑटिज्म के साथ उन्हें टच नहीं अच्छा लगता, तो उनके साथ कैसे डील किया जाए, उनको स्टार्स देकर किसी भी तरीके से उनको पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया जाए। और कौन से उनके बिहेवियर्स हैं जो उनको हर्ट कर सकते हैं, यानी वो सर अपना बैंग करते हैं, अपना को बाइट करते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं, उसको कैसे डिस्करेज किया जाए। तो ये टीचर के लिए बड़ा जरूरी अवेयर होना। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर तानिया फॉर अ ग्रेट एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। बहुत शुक्रिया आपका आज आने का। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जिन्होंने भी सवाल पूछा, आई होप आप लोग सेटिस्फाइड हो, तो हम लोग फिर आएंगे एक और एपिसोड में। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।